हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। ये हमारे एंजाइम सीरीज का हम लोग कह सकते हैं वन ऑफ द पार्ट है, जिसमें हम लोग उन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग ये समझ पाते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, यानी कि उन मॉडल्स जो है वो हमारे एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन होगा। सबसे पहले इन जनरल हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर हम इन जनरल बात करें तो हमें पता है एंजाइम्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देते हैं और उसी के लिए सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन है उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, है ना। जब भी हमारे पास एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी को शो करता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी का मतलब है एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट के साथ ही वो बाइंड होगा। क्योंकि आपको सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसीलिए हमारे पास जो सबस्ट्रेट होते हैं उनके पास रिएक्टिव साइट्स होती हैं। ये रिएक्टिव साइट्स वो साइट होती हैं जिनकी हेल्प से हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंडिंग शो करता है और ये रिएक्टिव साइट का कॉम्प्लीमेंट्री रीजन प्रेजेंट होता है एंजाइम के पास में। एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो बेसिकली रिएक्ट करती हैं इन रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट के साथ में, ठीक है। इन जनरल अगर मैकेनिज्म कहें, हमारे एंजाइम के पास कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं। ये एक्टिव साइट्स के पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शनल ग्रुप या सीक्वेंस प्रेजेंट होती है वो सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट के साथ इंटरेक्ट करता है और इसी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी भी शो करता है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट के पास ही हमारी वो एक्टिव साइट की कॉम्प्लीमेंट्री रीजन प्रेजेंट होते हैं। सभी के पास तो नहीं हो सकते, है ना। तो इस तरीके से हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और जैसे हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम जो कि कैटालिटिक की तरह काम करता है, कैटालिसिस की तरह काम करता है, वो भी कैसा कैटालिसिस, एक बायो कैटालिसिस। ये आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन को फास्टन कर देगा और एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक डाउन होके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन इन द लास्ट करेगा। तो ये एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग मॉडल्स दिए हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जो हमें ये चीज अंडरस्टूड करने में हेल्प करता है कि एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में बन कैसे रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की। तो इसी सीरीज के अंदर हमारा जो सबसे पहला मॉडल आता है उस मॉडल को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, ठीक है जी। लॉक एंड की मॉडल इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास एक मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है इसी मैकेनिज्म को, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल के बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो है हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन या माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस, जो अगेन ये एक्सप्लेन करता है किस तरीके से आपके एंजाइम्स एक्टिवेट करते हैं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन को, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेसन में। स्टे ट्यून गाइस। अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको अगर थोड़े और इजी वे में इन चैप्टर्स को समझना है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो लेट्स गेट बैक टू आवर लेसन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला मॉडल, जिसे हम कह रहे हैं लॉक एंड की मॉडल। हमारे पास जो लॉक एंड की मॉडल होता है ना, जैसे हम लोग इस की को देख रहे हैं और लॉक हमारे पास है, तो ये मॉडल कहता है कि ये जो की है ना, ये बिल्कुल हमारे उस सबस्ट्रेट की तरह काम करती है जो एक लार्जर साइज के मॉलिक्यूल जो हमारा एंजाइम्स है
उसके साथ स्पेसिफिक मैनर में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। और जैसे हमने अपने लास्ट इमेज में देखा था, सबस्ट्रेट के पास कुछ रिएक्टिव साइट होती हैं, जस्ट लाइक दिस की। इस की तरह ही जैसे इस रीजन के ऊपर यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट है, और इन स्पेसिफिक रीजन की वजह से इसे एक स्पेसिफिसिटी मिलती है कि एक पर्टिकुलर टाइप का की जिसके पास ये पर्टिकुलर रिएक्टिव साइट्स होती हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप के लॉक को ही अनलॉक कर सकती है, राइट। सो इसी तरीके से हमारे पास जो सबस्ट्रेट है जो की तरह काम कर रहा है, और हमारे पास जो लॉक है वो एंजाइम की तरह काम कर रहा है, इनके बीच में सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है, विच इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, राइट। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास अलग ये लॉक और अनलॉक हो जाएगा, और जैसे ये अनलॉक हुआ है उसी तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमें प्रोडक्ट बनता है। जैसे आप इस इमेज में देखिए, हमारे पास एक सबस्ट्रेट था, इस सबस्ट्रेट के पास ये एक रिएक्टिव साइट थी, ये रिएक्टिव साइट इसे एक पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम के लिए स्पेसिफिक बना देती है, और ये रिएक्टिव साइट की वजह से ही ये एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड इन द लास्ट हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा। सो लॉक एंड की मैकेनिज्म जो है उसकी कुछ कंसेप्ट जो आपको समझने होंगे। लॉक एंड की मॉडल में हम लोग क्या समझते हैं कि एक लार्जर साइज मॉलिक्यूल और एक स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। लार्जर साइज मॉलिक्यूल जो है वो हमारा लॉक है, लॉक जिसे हमने कहा कि हमारा एंजाइम जो लॉक की तरह काम कर रहा है, और स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल हमारा की, जिसे हमने कहा हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और उन्हीं का तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सो लॉक इन की हाइपोथेसिस कहता है एंजाइम एक लॉक की तरह काम करेगा और सबस्ट्रेट एक की तरह काम करेगा। ये एंजाइम जो एक लॉक की तरह काम कर रहा है, इस एंजाइम के पास कुछ स्पेसिफिक टाइप की एक्टिव साइट्स होती हैं, राइट। ये हमारा लॉक इन की मॉडल कह रहा है कि हमारे एंजाइम के पास कुछ स्पेसिफिक टाइप की एक्टिव साइट्स हैं, और हमारे पास जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास अपनी कुछ रिएक्टिव साइट्स होती हैं। जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ये इन्हीं रिएक्टिव साइट और एक्टिव साइट के बीच में इंट्रैक्शन होने के बाद बनेगा, ठीक है जी। अब बात आती है कि जब ये इंट्रैक्शन हो रहा है एक्टिव और रिएक्टिव साइट के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई बॉन्ड तो यहाँ बन ही रहा होगा, है ना। तो लॉक इन की मैकेनिज्म कहता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स एंड रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट का जब इंट्रैक्शन होगा, तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, और जैसे वो फिट होंगे उनके बीच में बॉन्डिंग भी होगी। तो यहाँ पर किस तरीके की बॉन्डिंग है जो हमारा लॉक इन की मॉडल कहता है? लॉक इन की मॉडल कहता है कि जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक टाइप के हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट। यानी जब भी रिएक्टिव साइट और एक्टिव साइट के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर? सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर किस तरीके से बनेगा? अगर हम उसे एक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखना चाहें, तो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बनने वाला है। एंजाइम प्लस में सबस्ट्रेट, और हमारे पास सबसे पहले क्या बनने वाला है? एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए कौन से बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। एंड इन द लास्ट हमारा जो एंजाइम है वो इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्लस में प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा, राइट। कुछ इस तरीके की इक्वेशन हमें जनरली देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जो लॉक इन की मॉडल है ना, ये हमें कहता है कि हमारे पास बाइफेजिक नेचर होती है एंजाइम्स की,
यानी कि हमारे पास जो एंजाइम है उसका नेचर कैसा है। ये जो एंजाइम हमारे पास है इसका बाईफेजिक नेचर होता है। बाईफेजिक नेचर मतलब इसकी 2 फेजेस होती हैं, इसकी 2 फेज में ये एक्शन करेगा। कैसे एक्शन करेगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉक एंड की मॉडल, इसका पहला फेज क्या कहता है कि सबसे पहले फेज में जब एंजाइम का सबस्ट्रेट से इंट्रैक्शन होता है तो पहले फेज में कौन सी चीज कंडक्ट होगी? बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो सबसे पहले फेज में हमने कहा बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल on the active site of the enzyme। ठीक है जी। अब दूसरा फेज क्या होगा? बाईफेजिक रिएक्शन बोला ना हमने, तो पहली फेज में तो ये चीज होती है कि सबस्ट्रेट आके इंटरेक्ट करेगा एक्टिव साइट के साथ में, और दूसरा जो फेज है वो कहता है कि केमिकल मॉडिफिकेशन होगा हमारे सबस्ट्रेट का। ठीक है, द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, हमारे पास जो एंजाइम है वो 2 फेज में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन को कंप्लीट करता है। पहली फेज कहता है बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। दूसरा फेज कहता है कि केमिकल मॉडिफिकेशन होगा हमारे सबस्ट्रेट का। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें जो रिएक्शन मिलेगी वो रिएक्शन हमारे पास कैसी होगी? अगर हम इसे इस तरीके से डिनोट करें, एंजाइम प्लस में सबस्ट्रेट, और क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमारा एंजाइम प्लस में प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज को हम अगर रिप्रेजेंट करें रेट कांस्टेंट के फॉर्म में, तो K1 हमारा वो रेट कांस्टेंट है जो ES कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है। K2 हमारा वो रेट कांस्टेंट है जो ES कॉम्प्लेक्स से वापस मेरा एंजाइम और सबस्ट्रेट जो अलग हो रहे हैं उसको डिनोट कर रहा है। और हमारे पास एक और रेट कांस्टेंट है जिसे हम कह रहे हैं K3। K3 हमें क्या चीज डिनोट कर रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम और प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हो रही है उसको। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं K1 is the rate constant of formation of enzyme substrate complex, K2 is the rate constant of dissociation of enzyme substrate complex, and K3 is the rate constant for the formation of product from enzyme substrate complex। ठीक है, अब यहां से आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। वो चीज क्या ध्यान रखनी है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमने पहली चीज तो ये समझी कि हमारी जो एंजाइम है वो बाईफेजिक मैनर में काम कर रहा है, लेकिन हमने ये भी समझना है कि ये जो एक्टिव साइट है इनके साथ सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट आखिर इंटरेक्ट कर क्यों रही है, ऐसी क्या खास बात है इन एक्टिव साइट में। तो देखो होता क्या है। सो जो हमारे पास हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती है ना, ये एक्टिव साइट्स ना कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप को कैरी किए हुए हैं। तो कौन कौन से स्पेसिफिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप है जो हमारी एक्टिव साइट में प्रेजेंट होंगे? इसके पास अगर हम एक्टिव साइट की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। मोस्टली हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती हैं वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से प्रेजेंट होगा? जो हमारे हाइड्रोक्सी अमीन प्रेजेंट है, जो हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, इन हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये प्रेजेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो अमाइनो एसिड है सीरीन, उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री टू रिएक्ट है, फ्रीली रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए ये एक्टिव साइट को और भी ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। सिमिलरली इन एक्टिव साइट पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अमाइनो ग्रुप बेसिकली कहाँ से आया? जो हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स है
वहां से हमारा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो गया। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड जैसे कि हमारा लाइसीन है, उसी के साथ साथ इन एक्टिव साइट के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ से आया? ये कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे एसिडिक अमीनो एसिड से आया, राइट। आपको पता है ना, हमारे पास जो अमीनो एसिड, जो बेसिक कंपोजिशन है प्रोटीन्स का, वो एसिडिक इन नेचर भी होते हैं, बेसिक इन नेचर भी होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, और ये बने किसके हैं? अमाइनो एसिड्स के ही बने हैं। और आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर प्रोटीनियस इन नेचर, तो प्रोटीन्स है तो अमाइनो एसिड तो उनमें होगा ही होगा। और इन अमाइनो एसिड की जो फ्री फंक्शनल ग्रुप है तो ऑफ कोर्स ये तो हमारे रिएक्ट कर ही सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास सल्फर ग्रुप है, और ऐसे ही हमारे पास ये ग्रुप जो होते हैं, जैसे ये सिस्टीन का सल्फर ग्रुप है, ये क्या करते हैं? दीज आर फ्री टू रिएक्ट, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की। हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडल है इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल नाम से पता चल रहा है एंजाइम के अंदर हमारा जो सबस्ट्रेट है ना वो फिट हो रहा है, और फिट होने के बाद यहाँ पर किसी तरीके से इंडक्शन हो रहा है। तो होता है क्या? देखिए, इंड्यूस फिट मॉडल सबसे पहली बात किसने दिया था? इसको दिया था हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डैनियल ई होशलैंड। डैनियल ई होशलैंड ने इनको दिया, और ये हमारा मॉडल प्रपोज किया था उन्होंने 1959। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैनियल उन्होंने कहा कि जो एक्टिव साइट होती है ना हमारे पास, हमारे एंजाइम के पास, इसके पास दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप उसके पास ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं बट्रेसिंग ग्रुप। ठीक है, इसने कहा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो है जो बट्रेसिंग ग्रुप बना रहा है, दूसरा पार्ट वो है जो कैटालिटिक ग्रुप बना रहा है। ठीक है जी। अब ये जो बट्रेसिंग ग्रुप है ना, ये क्या करता है? ये सपोर्ट करता है आपके सबस्ट्रेट को। ठीक है, ये सबस्ट्रेट को सपोर्ट करेगा, सो इट सपोर्ट द सबस्ट्रेट। और जो कैटालिटिक ग्रुप है ना, ये क्या करता है? ये बॉन्ड को वीकन्स कर देता है। इट वीकन्स द बॉन्ड। किसके बॉन्ड को? रिएक्टेंट के बॉन्ड को। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो रिएक्टेंट है जब तक उसके बॉन्ड वीक नहीं होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है कि हमारे पास जो एंजाइम है उसके पास एक्टिव साइट तो है, जस्ट लाइक जैसे हमने लॉक-इन की मॉडल में पढ़ा, लेकिन ये जो एक्टिव साइट होती हैं इनके दो सरफेस होते हैं, या दो इनकी पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट वो जिसको बट्रेसिंग ग्रुप कहते हैं, दूसरा पार्ट वो जिसको कैटालिटिक ग्रुप कहते हैं। ये बट्रेसिंग ग्रुप या बट्रेसिंग साइट जब सबस्ट्रेट के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, उस सबस्ट्रेट को उस एक्टिव साइट में बाइंड करने में सपोर्ट करेगी। कैटालिटिक ग्रुप में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे और ये जो हमारा रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड को वीकन कर देगा। बॉन्ड अगर वीकन होंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन उसका ज्यादा इजीली होगा, हमारा पॉसिबल हो पाएगा कन्वर्सन। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या है? ये सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट इन एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड तो कर पा रहा है, लेकिन बाइंडिंग से पहले यहाँ पर इंट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ये इसकी एक्टिव साइट है तो ये इसका बट्रेसिंग ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? बट्रेसिंग ग्रुप। इस बट्रेसिंग ग्रुप के साथ सबस्ट्रेट का इंट्रैक्शन होता है, देन कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं और वो प्रॉपरली इस एक्टिव साइट की पॉकेट के अंदर फिक्स हो जाता है। यहाँ पर अगर बट्रेसिंग है और अगर हम यहाँ पर डिनोट करना चाहें कैटालिटिक ग्रुप कहाँ होगा? यहाँ कहीं हमारा कैटालिटिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बट्रेसिंग ग्रुप से इसका इंटरेक्शन होगा, ये कैटालिटिक ग्रुप में इस पॉकेट में फिक्स हो जाएंगे, एंड ये कैटालिटिक ग्रुप जैसे इंटरेक्ट करेगा ये बॉन्ड को वीकन कर देगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। आफ्टर दैट सबस्ट्रेट के बॉन्ड वीकन होने की वजह से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट में जैसे कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट लीव द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो ये कहता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल कि ये यहाँ पर फिटिंग को इंड्यूस कर रहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनने से पहले सबस्ट्रेट एंजाइम की पॉकेट्स के अंदर, एक्टिव साइट्स के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप को इंड्यूस्ड करता है, उसको फिटिंग प्रॉपरली हो सके इसलिए। और ये होगा कैसे?
पहले बटरेसिंग साइड से इंट्रैक्शन होगा, देन कैटालिटिक साइड काम करेगा और बॉन्ड को वीकन करके प्रॉपरली उसको पॉकेट्स के अंदर फिक्स कर देगा। जैसे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एज एंड प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो ये हमारे मेजरली 2 मॉडल थे। उसके बाद हमारा थर्ड मॉडल होता है माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस, जिसके लिए हमने एक सेपरेट लेसन बनाया हुआ है, जिसमें हमने उसको प्रॉपरली विद डिटेल इक्वेशन हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। आप उस वीडियो में गो थ्रू ये, आपको और भी अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।